नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद फ्रेंड्स अनुच्छेद में आप लोगों को डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो पेपर का लेवल है आप लोग देख रहे होंगे कि चाहे बिहार टीचर का हो या यूपीएससी पेट का हो, देख रहे हो कि क्वेश्चन कितने डीप में जाके पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को वन लाइनर फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा। जैसे आज मैं आप लोगों को जो भी अनुच्छेद कराऊंगा मैं उसके बारे में विधिवत जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विधायिका संबंध, जो अनुच्छेद 243 से 255 तक हैं, और जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी मैं कराऊंगा। पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 में क्या है दोस्तों? संसद को अधिकार है कि वह संपूर्ण भारत संघ या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। किसमें कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है अनुच्छेद 245 में। इसके बाद है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में क्या बताया दोस्तों? अनुसूची 7 के तहत संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर कहा जाए कि अनुच्छेद 246 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 7 के तहत संघ एवं राज्यों के मध्य क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 3 सूचियों के अनुसार किया गया है विधि का निर्माण, जिसमें पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी कौन सी? समवर्ती सूची। विधि का निर्माण इन्हीं 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। चलिए देखते हैं। पहली है इसमें अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में क्या है दोस्तों? वे विषय जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है उन पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। उदाहरण प्रदेश है साइबर कानून है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये ऐसे विषय हैं जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, इन पर कौन कानून बना सकता है दोस्तों? इन पर कानून संसद बना सकता है, अनुच्छेद 248 में कहा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में दोस्तों क्या है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राष्ट्रहित में जो भी कानून होगा, चाहे राज्य सूची का हो, उस पर कौन सा कानून बनाएगा दोस्तों? फिर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है। उसके बाद है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में क्या दोस्तों? आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपात स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 252 में क्या है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्यों एक ही कानून चाहते हैं तो उन राज्यों के परस्पर सहयोग या सहमति से राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जैसे कोई भी 2 राज्य हों, उनके बाद कोई भी कानून बनाना चाहते हैं दोनों राज्य मिलकर, तो क्या है? राज्यों के परस्पर सहयोग से राज्य सूची के विषय पर तब भी केंद्र कानून बना सकता है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 252 में कहा गया है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। अनुच्छेद 253 में भी यही कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियां या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। इसके बाद है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 में क्या दोस्तों? यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा कानून ही मान्य होगा। अनुच्छेद 254 में कहा गया दोस्तों, जैसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, उनमें कोई मतभेद हो गया है तो किसका कानून माना जाएगा दोस्तों? उसमें माना जाएगा केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया है वही मान्य होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 254 में। इसके बाद प्रशासनिक संबंध के बारे में कुछ अनुच्छेद हैं, जिसमें क्या दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 256 में दोस्तों देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 256 क्या है दोस्तों? राज्यों और संघ की बाध्यता होगी। राज्य सदैव अपनी कार्यपालिका की शक्ति का इस्तेमाल संघ कार्यपालिका के प्रशासन को बाधित किए बिना करेगा। ये अनुच्छेद 256 में कहा गया है, राज्यों और संघ की बाध्यता। इसके बाद है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में क्या है दोस्तों? संघ का राज्यों पर नियंत्रण की बात करता है, अनुच्छेद 257। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में क्या दोस्तों? संघ की राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 258 में कहा गया है कि जो संघ होगा वो राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति देता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति इसी के तहत होती है।
अखिल भारतीय सेवाएं, नदी जल विवाद जो अनुच्छेद 262 में है। नदी जल विवाद अगर पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में दोस्तों, ये है अनुच्छेद 262 में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में दोस्तों क्या है, इसमें होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। देखा जाए तो भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों, आईएएस है पहले नंबर में, भारतीय प्रशासनिक सेवा है। दूसरी बात आईपीएस है, भारतीय पुलिस सेवा होती है आईपीएस में। और तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, आईएफएस होती है, जिसमें क्या होती है, भारतीय वन सेवा होती है। यही अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आती हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या दोस्तों, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य सेवा आयोग हो सकता है, ये भी अनुच्छेद 315 में कहा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में क्या है दोस्तों, राज्य सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 316 याद रखिएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा लोक आयोग में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर ये है दोस्तों कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसमें, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसमें, संघ लोक सेवा आयोग में। अगर देखा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और क्या होता है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 9 से 11 सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, किसमें, संघ लोक सेवा आयोग के लिए। उसी आधार पर देखा जाए राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है दोस्तों, सदस्यों की संख्या क्या होती है, इसमें निर्धारित नहीं होती है। जब संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, 9 से 11 सदस्य होते हैं, इसमें इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती है। इसे राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। अगर देखा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष ये 65 वर्ष होता है, जो भी इनमें पहले पूरा होता है वही मान्य होता है। अगर देखा जाए राज्य लोक सेवा आयोग के लिए क्या होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष की आयु पूरी कर ले, जो भी पहले पूरा होता है उसी हिसाब से उसकी रिटायरमेंट होगा। इसके बाद है दोस्तों यूपीएससी, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उसी प्रकार क्या होता है, राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष क्या करता है, अपना त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है, सदस्यों की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इसमें यूपीएससी में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य में क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अब देखते हैं इनकी योग्यताएं। योग्यताएं दोस्तों क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये दोनों में कॉमन होता है। योग्य देखते हैं 65 वर्ष से कम आयु का हो, मतलब क्या है योग्यता दोस्तों, 65 वर्ष की कम आयु, क्योंकि 65 वर्ष पे क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। और राज्य लोक सेवा में क्या होता है, वह 62 वर्ष की आयु से कम हो। और दोस्तों क्या है कि वह केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष से कार्यरत हो। और उसमें क्या होता है दोस्तों, वह राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष से कार्यरत हो। दोनों में यही होता है, ये केंद्र में है और ये राज्य में है, यही मेन अंतर है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 317 क्या कहते हैं दोस्तों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निलंबन। यूपीएससी अध्यक्ष को निष्कासित करने की विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित करने के समान होती है। राज्य लोक सेवा अध्यक्ष को निष्कासित करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित प्रक्रिया के समान ही होती है। ये किसमें कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को निष्कासित करने की विधि किसमें, अनुच्छेद 317 में बताया गया है कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाते हैं वही विधि अपनाई जाएगी। अगर राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाना है तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है वही अपनानी पड़ेगी। इसके बाद है अनुच्छेद 318। इसमें क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति के पश्चात संघ एवं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 318 में कहा गया है कि नियुक्ति के बाद संघ एवं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके बाद है अनुच्छेद 320। इसमें क्या है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन कराना एवं संघ एवं लोक सेवा का कर्तव्य होता है। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा का आयोजन कराना एवं
संघ एवं राज्य लोक सेवा का कर्तव्य है। किसमें? अनुच्छेद 320 में कहा गया है। और इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 323 भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। 323 दोस्तों कहता है कि संघ लोक सेवा अध्यक्ष के कर्तव्य होता है कि वार्षिक परीक्षाओं का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। किसमें कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 323 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह वार्षिक परीक्षाओं का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पढ़ो चाहे जहाँ से, लेकिन पढ़ो तो डीप में जाके पढ़ो, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में नहीं बन रहे हैं। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जैसा कि इस बार पेट का पेपर हो, हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, आप लोग भी देखिएगा कि बिल्कुल पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तो अगर जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसी टाइप से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।